हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एक्सप्रेशन फॉर बैरियर विड्थ। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड में जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है उस बैरियर की क्या चौड़ाई होती है। ठीक, उसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल बैरियर क्या होता है उसको समझ लिए थे और बैरियर विड्थ क्या होता है उसको भी हम लोग समझ चुके थे। ठीक, साथ ही साथ उसमें हम लोग पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू भी निकाल चुके थे। अगर आप अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले एक्सप्रेशन फॉर बैरियर पोटेंशियल वाला लेक्चर एक बार ज़रूर देख लीजिए, तब जाके इस लेक्चर को देखिए, तभी ये आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि जो एक्सप्रेशन फॉर बैरियर पोटेंशियल वाले लेक्चर में जो रिजल्ट आया था उसी के रिजल्ट को यूज करते हुए हम लोग इस बैरियर के चौड़ाई को क्या करेंगे, आज फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो जहाँ पे वो टॉपिक ख़त्म हुआ था वहीं से आज इस टॉपिक की क्या होगी, शुरुआत होगी। ओके, तो प्लीज़ आप जाकर एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए। ओके, अब देखिए, कल के लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे कि बैरियर विड्थ क्या होता है और उसको हम लोग यक्स से क्या किए थे, रिप्रेजेंट भी किए थे। जो टोटल बैरियर विड्थ था उसको यक्स से रिप्रेजेंट किए थे। ठीक, और जो पी साइड में बैरियर विड्थ था उसको कैसे रिप्रेजेंट किए थे, x1 से, और जो एन साइड में था उसको x2 से रिप्रेजेंट किए थे। साथ ही साथ टोटल बैरियर विड्थ के लिए हम लोग एक फार्मूला भी लिखे थे जिसको इक्वेशन 2 कहे थे। क्या था, टोटल बैरियर विड्थ कैपिटल X इक्वल टू मॉड ऑफ कैपिटल X1 प्लस मॉड ऑफ कैपिटल X2। ठीक, ये हम लोग फार्मूला लिखे थे। तो आज हम लोग का काम क्या होगा, पहले हम लोग X1 का वैल्यू निकालेंगे और फिर X2 का वैल्यू निकालेंगे और दोनों के वैल्यू का क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे और उनको आपस में सम कर देंगे, तो टोटल जो बैरियर की चौड़ाई है वो हम लोग को मिल जाएगी। तो आज हम लोग यही काम करेंगे जिससे हम लोग को एक्सप्रेशन फॉर बैरियर विड्थ वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा हम लोग का। ठीक ना, तो क्या क्या करना है, पहले x1 का वैल्यू निकालना है, मतलब जो बैरियर की चौड़ाई p साइड में है। फिर क्या करना है, x2 का वैल्यू निकालना है, मतलब जो बैरियर की चौड़ाई n साइड में है, और फिर इन दोनों का मॉड लेके आपस में सम कर देना है। तो टोटल चौड़ाई जो होगा ये बैरियर का वो क्या होगा, निकल जाएगा। और कल हम लोग इसका हाइट निकाल ही चुके थे जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते थे, कल भी निकाल ही चुके थे। ठीक, क्लियर है चीज। तो देखिए, कल हम लोग को एक रिजल्ट मिला था बैरियर पोटेंशियल का, VB इज इक्वल टू E/2 एप्साइलन, और ब्रैकेट में क्या था, n x1 स्क्वायर प्लस ND x2 स्क्वायर। ठीक, वहाँ पर मैं इसका नंबरिंग नहीं किया था इस इक्वेशन का, लेकिन आप इसको नंबरिंग कर लीजिएगा। 15 तक हो गया था, इसको 16 इक्वेशन बना लीजिएगा। ठीक, और इसके नीचे इसके बारे में एक दो लाइन हम लोग लिखे थे। ठीक, उसके आगे से फिर आप लिखना शुरू करिएगा, ये हेडिंग डाल के उसके आगे से लिखना शुरू करिएगा। ओके, क्लियर है चीज। देखिए, अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को एक्सप्रेशन निकालना है। किसका एक्सप्रेशन निकालना है, बैरियर विड्थ का। ठीक, तो मैथ के आप स्टूडेंट हैं, आपको तो ये जानकारी जरूर होगा कि जब हम लोग को कोई वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है या किसी चीज़ को प्रूव करना रहता है, तो जो पहले से हम लोग को जानकारी रहता है उसको यूज करते हुए हम लोग अपनी चीज़ों को फाइंड आउट कर ले जाते हैं। हम लोग जो एक्सप्रेशन निकालना रहता है उसको निकाल लेते हैं, या फिर जो प्रूव करना था उसको प्रूव कर ले जाते हैं। ठीक, जैसे कल हम लोग को क्या निकालना था, बैरियर पोटेंशियल निकालना था, तो हम लोग क्या किए थे, पॉइजन इक्वेशन को यूज करते हुए सक्सेसफुली बैरियर पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक, वैसे ही आज हम लोग को बैरियर की चौड़ाई निकालना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो पहले से जानकारी है उसको यूज करते हुए इस बैरियर की चौड़ाई को निकाल ले जाएंगे। ठीक, तो कौन सी जानकारी यूज करेंगे, आज यहाँ पे हम लोग चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन लगाने वाले हैं जो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, क्या होता है चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, एक बार उसको मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए, कल जब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बना था तो क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था। कल हम लोग समझे थे ना, यहाँ पे जो फिगर बनाया था समझाया था डिटेल में। एक हम लोग को यहाँ क्या मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था। ठीक, मतलब इस डिप्लीशन लेयर की वजह से जब ये चार्ज फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लीट हो गए थे तो क्या मिला था, एक डिप्लीशन लेयर बना था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था। और हम लोग देखे थे कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप हो जाने की वजह से जो होल थे पी साइड में, उनका जो मूवमेंट था पी साइड से एन साइड में वो ब्रेक हो जा रहा था, तथा जो इलेक्ट्रॉन थे एन साइड में उनका जो मूवमेंट था एन साइड से पी साइड में वो भी क्या हो रहा था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड के डेवलप हो जाने की वजह से क्या हो रहा था, ब्लॉक हो जा रहा था। तो इस टाइम पे जो हम लोग का ये पीएन जंक्शन डायोड बना है, जो ये पीएन डायोड बना है, ये क्या करेगा, प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ब्लॉक हो गया है। ठीक, तो इसको प्रॉपर्ली ऑपरेट कराने के लिए अगर हम लोग क्या कर दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है अगर उसको हम लोग क्या कर दें, जीरो कर दें, तो क्या होगा, ये फिर होल का और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, मतलब हम लोग अपने पीएन जंक्शन डायोड को आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन लगाते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि पी साइड में जो डिप्लीशन रीजन बना है उसमें जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो एन साइड में जो डिप्लीशन रीजन बना है उसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर है। अरे भाई, इधर का चार्ज और इधर का चार्ज जब आपस में इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएंगे आपस में। तो जब न्यूट्रल हो जाएंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो गए, तो वहां पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, नहीं होगा, जिससे हम लोग का क्या होगा, ये पीएन जंक्शन डायोड इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा और प्रॉपर्ली क्या करेगा, ऑपरेट करने लगेगा। ठीक, दिस इज द चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं कि सिंस द क्रिस्टल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो क्रिस्टल होता है मतलब इसको हम लोग को ऑपरेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। देखिए इतना साइड जो है, ये जो डिप्लीशन रीजन के इधर का साइड है और इधर जो डिप्लीशन रीजन के इधर का साइड है, ये क्या ऑलरेडी न्यूट्रल कंडीशन में है। क्यों, क्योंकि निगेटिव के साथ देखिए होल चिपका हुआ है, माइनस के साथ ये प्लस क्या है, चिपका हुआ है, इस वजह से तो न्यूट्रल ही है। इधर भी देखिए प्लस के साथ माइनस चिपका हुआ है, इस वजह से क्या है, ये न्यूट्रल ही है। ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं लेक्चर लंबा बनेगा। ठीक, बस थोड़ा बहुत इतना बता देना हूँ कि आप समझ सकें। ओके, इतना पार्ट न्यूट्रल है, इतना पार्ट न्यूट्रल है। ठीक, अब इधर क्या हुआ था, चार्ज जनरेट हुआ था, इधर भी मोबाइल आयन की वजह से प्लस चार्ज और इधर ई मोबाइल आयन की वजह से माइनस चार्ज डेवलप हुआ था। ठीक, तो अब इसको हम लोग अगर न्यूट्रल कर ले आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये हम लोग का पीएन जंक्शन डायोड इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा और क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा और क्या करेगा, ये ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाएगा फॉरवर्ड और रिवर्स पास में। ठीक, तो उसी कंडीशन को क्या करना है, लगाना है। तो वही लिखे हैं कि सिंस द क्रिस्टल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लिखे हैं कि जो क्रिस्टल होता है एज अ होल वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देयरफॉर वी गेट द चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, इस वजह से हम लोग को एक चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन मिलेगा और वो कैसा मिलेगा, NaX1 इक्वल टू NdX2, मतलब इस रीजन में जितने NA हैं, मतलब जो एक्सेप्टर आयन है उनका जो वैल्यू होगा वो X2 इंटू ND के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, इतने रीजन में, ये जो रीजन बना है यहाँ पर, इतने में जो एक्सेप्टर आयन है उनका जो वैल्यू होना चाहिए वो इसमें जो आपके डोनर आयन है उनके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब NaX1 इक्वल टू NdX2। क्लियर हुआ चिन्ह। इसमें क्या करेंगे, ये जो टोटल रीजन है जिसको हम लोग X1 कर रहे हैं, इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये Na होता क्या है, Na को हम लोग क्या कहते थे, डेंसिटी कहते थे। ठीक, ये डेंसिटी कहते हैं, मतलब यूनिट वॉल्यूम में है। ठीक, तो इतने रीजन में क्या हो जाएगा, तो यूनिट वॉल्यूम मतलब एक में Na है तो X1 में क्या हो जाएगा, Na इंटू X1। ठीक, इसी तरीके से इधर क्या था, ND था, ND भी क्या था, डेंसिटी था, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने ND हैं। ठीक, तो यूनिट वॉल्यूम कितने, डोनर आयन है। ठीक, तो यूनिट वॉल्यूम में ND है तो X2 रीजन में कितना होगा, तो ND इंटू X2 हो गया। ठीक, तो ये N1X1 इक्वल टू NdX2 जैसे होगा, मतलब जितना इस रीजन में निगेटिव चार्ज है उतना इस रीजन में हम पॉजिटिव चार्ज कर दे रहे हैं, तो क्रिस्टल हम लोग का क्या हो गया, एज ए होल न्यूट्रल हो गया। इधर का ऑलरेडी न्यूट्रल था, इधर का ऑलरेडी न्यूट्रल था, अब ये जो डिप्लीशन रीजन बना था ये भी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हम लोग का जो पीएन डायोड है ये क्या करेगा, प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा, चाहे फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हम लोग 17 नंबर पर आ गए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग को X1 और X2 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो क्या है, दो अननोन क्वांटिटी है X1 और X2, और कल जो हम लोग इक्वेशन निकाले थे भी उसमें भी X1 और X2 आया। ठीक, मतलब इसमें भी X1 X2 है और इसमें भी X1 X2 है। ठीक, और एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन 17 हो गया। ठीक, दो अननोन क्वांटिटी हैं और दो हम लोग के पास इक्वेशन है, इसका मतलब हम लोग अपने अननोन क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथ में आप पढ़े हैं जितने अननोन क्वांटिटी होती हैं उतने ही हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। ठीक, तो दो अननोन क्वांटिटी हैं, दो हम लोग के पास इक्वेशन है, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, X1 और X2 के वैल्यू को फाइंड आउट कर ले जाएंगे। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि नाउ एलिमिनेटिंग X2 फ्रॉम इक्वेशन 16 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 17 कामा वी गेट। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे
अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एक बार x1 को x2 के टर्म में लिख लेंगे, एक बार x2 को x1 के टर्म में लिख लेंगे और उसके वैल्यू को ले आकर बारी बारी से इसमें 16 में पुट कर देंगे तो हम लोग को हम लोग को क्या होगा, x1 और x2 का वैल्यू मिल जाएगा इस v के टर्म में, और फिर माड लेके हम लोग टोटल जो बैरियर की चौड़ाई है x उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या लिखे हैं, पहले लिखे हैं कि x2 को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं किसमें, इस इक्वेशन 16 में, मतलब x2 को x1 के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो x2 के जगह x1 लिखेंगे तो यहाँ भी x1 है, तो क्या होगा, x1 को हम लोग सॉल्व करके v के टर्म में उसका वैल्यू निकाल ले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग दोबारा इस x1 को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मतलब इस x1 को x2 के टर्म में लिखेंगे तो x2 के वैल्यू को निकाल ले जाएंगे v के टर्म में, और फिर दोनों का मान लेके क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन 16 था, v इधर लिखे, e/2 एप्सिलॉन इधर लिखे, n ने x1 स्क्वायर लिखे प्लस nd लिखे। अब देखिए x2 स्क्वायर है तो हम क्या लिखे हैं कि x2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं इक्वेशन 16 से, और किस इक्वेशन की हेल्प से, 17 की हेल्प से। ठीक, तो जब यहाँ से x2 को एलिमिनेट करेंगे 17 की हेल्प से तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/nd, और साथ में क्या हो जाएगा, x1। अरे भाई इस nd को टांग के नीचे लेके चल जाएंगे तो x2 का x1 का टर्म हो गया। ठीक, तो ये इक्वेशन इस x2 स्क्वायर की जगह ये पूरा वैल्यू रख दिए। ठीक, अब जो इक्वेशन है इसमें बस x1 अननोन क्वांटिटी है तो x1 को एक तरफ रख लेंगे और बाकी को दूसरी तरफ भगा देंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, v इक्वल टू e डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन n है x1 स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए n ने x1 स्क्वायर है, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, n स्क्वायर, नीचे वहाँ क्या आएगा, nd स्क्वायर, और ये क्या हो गया, x1 स्क्वायर। ठीक, एक nd को ले डूबेगा। ठीक, तो यहाँ nd नीचे बस बचेगा, ये nd क्या हो गया, उसको ले भी था। ठीक, नीचे एक nd बचेगा, और n ने x1 स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर एक n बच गया, एक n ऊपर बचा, और नीचे nd महाराज थे तो नीचे क्या हो गया, nd बच गया। ठीक, इट्स इम्प्लाइड है, तो ये क्या बताएगा, अब यहाँ से x1 स्क्वायर को हम लोग एक तरफ लिख लेंगे, तो x1 स्क्वायर को एक तरफ लिख लिए और बाकी को क्या किए, राइट हैंड साइड में कर दिए। तो v इधर ऑलरेडी था तो v को ऊपर लिख लिए, 2 एप्सिलॉन के साथ चिपका दिए, और en को नीचे भगा दिए, और ये पूरा डिब्बा उठाए नीचे लाके चिपका दिए। ठीक, अब x1 को वैल्यू निकाल लेंगे, इधर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। ठीक, तो आगे सॉल्व करते हैं फिर आपको बताएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। ठीक, इस चीज़ को मैं यहाँ लिखा था, इस बार ऊपर लिख दिया हूँ। ठीक, तो आप इसके नीचे से लिखना शुरू करिएगा। ओके, तो अब x1 स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे, चाहिए क्या हम लोग को, x1 चाहिए, तो x1 इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, टोपी लगा देंगे इसके ऊपर, तो क्या हो गया, अंडर रूट में ये पूरा वैल्यू आ गया। यहाँ पे हम लोग को एक नया इक्वेशन मिल गया जिसको इक्वेशन 18 कर दिए। ठीक, अब तो ये हम लोग x1 का वैल्यू फाइंड आउट किए, सिमिलरली जैसे हम लोग x1 फाइंड आउट किए हैं वैसे x2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन 16 से x1 को एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 17। तो जब 17 की हेल्प से हम लोग एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, जो x1 का वैल्यू है उसको क्या करेंगे, x2 के टर्म में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, nd/n ने और मल्टीप्लाइड बाय x2। ठीक, तो वही चीज़ लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं कि सिमिलरली एलिमिनेटिंग x1 फ्रॉम इक्वेशन 16 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 17 कामा वी गेट, तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू e/2 एप्सिलॉन, इक्वेशन 16 देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो e/2 एप्सिलॉन हो गया। अब n एज इट इज रहेगा, अब x1 के जगह हम लोग क्या करेंगे, nd/n ने x2 को पुट करेंगे, तो अब x1 क्या स्क्वायर के फॉर्म में है तो पूरा वैल्यू रख के और ऊपर क्या किए, 2 लिख दिए। ठीक, और इसको क्या किए, एज इट इज यहाँ छाप दिए। ठीक, अब देखिए फिर क्या करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे इसको सॉल्व करने पे ये क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में, तो ऊपर क्या आएगा, nd का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, n का स्क्वायर, साथ में क्या रहेगा, x2 स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे एक अन्य पहले से बैठा हुआ, एक अन्य पहले से, तो इससे ये क्या होगा, एक पावर इसका चला गया। अब यहाँ पे nd x2 स्क्वायर है, और इधर क्या हो गया, nd स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इस वाले टर्म में आएगा सॉल्व करने पे, तो हम लोग nd x2 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, nd/n ने, तो nd/n ने हो गया, और साथ में इसको पूरा कॉमन लिए तो 1 बच गया, यहाँ पे ये 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग x2 के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या लिखे हैं, x2 स्क्वायर इक्वल टू जितना बचा हो टर्म है सबको क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए, तो ये क्या हो गया,
2 टाइम्स एप्सिलॉन वी बी हो गया, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, ई एन डी, और ये पूरा डिब्बा नीचे चला आएगा, ठीक। ये नीचे आ गया। अब यहाँ से हम लोग x2 के वैल्यू को निकाल लिए। ये जितना दिया गया वैल्यू था उसको क्या कहिए, रूट पहना दिया उसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, हम लोग को एक नया इक्वेशन मिल गया 19। अब हम लोग का काम क्या है, इसका और इसका मॉड लेके क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो हम लोग को जो टोटल बैरियर विड्थ है वो मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, पहले सॉल्व कर लेता हूँ फिर आपको बताऊँगा, ठीक। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग 19 इक्वेशन तक पहुंच गए थे और इस तरीके से हम लोग को x1 और x2 की वैल्यू मिल चुकी थी, ठीक। अब हम लोग का काम क्या होगा, टोटल विड्थ निकालना। जो बैरियर बना है इसके टोटल विड्थ को निकालना, मतलब इस कैपिटल X के वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं कि देयरफॉर द टोटल विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज रीजन इज, टोटल विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज रीजन इज, या आप ऐसे कह सकते हैं कि टोटल बैरियर विड्थ इज क्या होगा, x इज इक्वल टू मॉड x1 प्लस मॉड x2। अगर मन करे ले दीजिएगा बाय यूजिंग इक्वेशन 2 में ये चीज़ हम लोग मान चुके थे, ठीक। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वहाँ इक्वेशन नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम दी एबव फिगर, ठीक। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं कि नाउ यूजिंग इक्वेशन 18 एंड 19 इन एबव इक्वेशन कामा वी गेट। अब हम क्या करेंगे, 18 और 19 नंबर इक्वेशन को इसमें यूज करेंगे ऊपर दिए गए इक्वेशन में, और उसका क्या करेंगे, मॉड लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहीं नेगेटिव साइन वगैरह है नहीं, ठीक, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह है नहीं, ठीक। तो ज़्यादा यहाँ पे लफड़ा होने वाला नहीं है, सिंपली मॉड लेंगे तो वही वैल्यू क्या होगा, बाहर निकल के चला आएगा, ठीक। तो उसी वैल्यू को क्या करेंगे, बाहर क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक। अब 2 लाइन में यहाँ पे स्किप किया हूँ, आपको करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक लाइन लिखेंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ पेज भी भरता चला जाएगा, ठीक। क्योंकि जब लंबे लंबे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है तो 1-2 लाइन बीच बीच में स्किप करते रहना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, इस वैल्यू को ले जाकर इसमें पुट करेंगे x1 के, और x2 के वैल्यू को ले जाकर पुट करेंगे, ठीक। तो वो इक्वेशन मिलेगा, मतलब दोनों एक साथ क्या होंगे, सम होके बाहर निकलेंगे इस मॉड में से। इतना चीज़ क्लियर। अब जब वो दोनों इक्वेशन आपस में आएंगे, ये दोनों इक्वेशन, तो देखिए इसमें क्या है, 2 एप्सिलॉन वी बी अपान ई, और इसमें 2 एप्सिलॉन वी बी अपान ई क्या है, इन दोनों में कॉमन है, तो उसको मैं कॉमन लेके अलग लिख दिया हूँ। और रूट में है तो रूट को पावर हाफ भी लिखा जा सकता है, तो पावर हाफ लिख दिए, ठीक। अब बचा क्या, पहले वाले में क्या बचेगा, 1 अपान एन ए, और उसके साथ ये वाला डिब्बा, तो 1 अपान एन ए उसके साथ ये वाला डिब्बा, और इसको कर्ली ब्रैकेट लगा के हाफ लिख दिए इसके पावर, चाहे आप रूट लिखिए चाहे हाफ लिखिए, बात इक्वल है, ठीक। फिर क्या लिखे, प्लस, अब दूसरा टर्म आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस 1 अपान, इसका भी ये 2 एप्सिलॉन वी बी और ई बाहर निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा 1 अपान ई एन डी, और साथ में जो डिब्बा लगा हुआ है ये डिब्बा, और पावर हाफ, और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को जब इसमें पुट करके सम करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, ठीक। मैथ के स्टूडेंट है, इतना तो आपको आता है ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या किए हैं, 2 एप्सिलॉन वी बी ऊपर लिखे हैं। अब देखिए जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो अगर एलसीएम ले तो क्या होगा, एन डी यहाँ जाएगा प्लस एन ए होगा, और ये एन डी खटाक से ऊपर यहाँ चला जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा तो एन ए यहाँ जाएगा, नीचे एन ए आएगा, ये एन ए ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन ए एन डी, और यहाँ पे भी एन ए एन डी आ जाएगा, मतलब एन ए प्लस एन डी यहाँ भी। जब भाई इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एन डी और प्लस एन ए आएगा, ठीक। एन डी प्लस एन ए आएगा, और ये एन डी ऊपर चला जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ भी एन ए प्लस एन डी का ही है, चाहे एन डी प्लस एन ए का, ये बात बराबर है, और एन ए क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। तो इसको भी बाहर कॉमन ले लेंगे, इसके पावर हाफ लगा हुआ है, तो इस हाफ वाला जो पिजड़ा है उसमें इसको लाकर रख देंगे, ठीक। इसके पावर भी हाफ था तो निकाले, और जो बाहर हाफ वाला पिजड़ा था उसमें लाकर रख दिए। अब यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज किए, इस वजह से इस वाले स्मॉल ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिए और पावर हाफ लगा दिए, ठीक। फिर क्या किए, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको लगाए हुए हैं, ठीक। अब ये क्या हुआ, एन डी ऊपर गया और नीचे क्या बचा, बस ये एन ए बचा, ये वाला टर्म तो बाहर कॉमन हो गया, तो एन डी अपान एन ए पावर हाफ, प्लस ये एन ए ऊपर गया था और नीचे एन डी बचा, तो एन ए अपान एन डी पावर हाफ, ठीक। और इसको ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एन ए के पावर हाफ है, यहाँ क्या है, एन डी के पावर हाफ है। एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एन ए एन डी हो गया, ठीक। फिर जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एन डी के पावर हाफ इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एन डी हो गया। फिर क्या होगा, ये एन ए का हाफ पावर इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेना आपको आता है ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एन ए हो गया। अब ये टर्म बच गया। अब
अब देखिए यहाँ पे Na प्लस Nd जो है वो हाफ वाले पिजड़ा में है और ये क्या है, पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू लिखा हुआ है और ये हाफ वाले पिजड़ा में है। तो क्या होगा, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इस Na और Nd को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हाफ इंटू Nd प्लस Na, हाफ ऐसे लिख सकते हैं इस वाले टर्म को। ठीक, तो क्या होगा, एक टर्म इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म बचेगा। ठीक, तो एक टर्म को लिख लिए और ये भी क्या है, अंडर रूट लगा हुआ, मतलब इसके पावर भी क्या हाफ है। ठीक, तो सबको एक साथ लिख के और उसको ऊपर पिजड़ा बना के और क्या किए हैं, उसके पावर हाफ लिख दिए। ठीक, तो 2 एप्सिलॉन VB Nd Na इसके पावर हाफ आ जाएगा, क्योंकि आधा पावर ये नीचे वाला बैठा है, इसके आधा पावर को ले डूबा। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, ई पहले से था बेचारा पिजड़ा में हाफ वाले और Na Nd भी ऑलरेडी पिजड़ा में कैद है। ठीक, तो इसको ई Na Nd कर दिए और ये क्या हो गया, पावर हाफ हो गया। ठीक, तो ये हम लोग का टोटल बैरियर विड्थ जो है निकल गया। चाहे आप ऐसे कहिए डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई निकल गई, चाहे स्पेस चार्ज की चौड़ाई स्पेस चार्ज रीजन की चौड़ाई निकल गई, चाहे बैरियर की चौड़ाई निकल गई, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं कि जो हम लोग इम्प्योरिटी मिला रहे हैं एन साइड में वो क्या हो, ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू पी साइड। ठीक, ताकि हम लोग का पीएन जंक्शन हो उसका कंडक्टिविटी वगैरह क्या रहा है, हाई रहे। जैसे देखिए ये क्या है, Na Nd ये सब क्या है, जब हम लोग इम्प्योरिटी मिलाए हैं तो उन्हें वह इम्प्योरिटी, ये जो Na Nd है क्या है, ये सब इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन ही तो है। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, ये जो हमको ये एन रीजन बनाना है तो क्या करेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, और ऐसे ही जब हम लोग को पी टाइप बनाना है तो उसमें क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसके पास क्या रहता है, होल रहता है। ठीक, तो जब हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब जो एन रीजन की डोपिंग करेंगे वो पी रीजन से ज़्यादा डोपिंग करेंगे एन रीजन को। क्यों, क्योंकि हम लोग को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और पढ़ाई में क्या था कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी मतलब फ्रीली मूव करने की जो एबिलिटी होती है होल से ज़्यादा होती है। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी होल से, तो क्या होगा, अच्छे से हम लोग का जो डायोड है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर Nd इज ग्रेटर, Nd क्या हो, ग्रेटर हो किससे, Na से, मतलब Nd इज फर ग्रेटर देन Na। ठीक, ये कंडीशन क्यों कर रहा है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड को अच्छे से अगर काम कराना है तो हम लोग जो एन रीजन है उसमें डोपिंग ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू पी रीजन। तो एन रीजन में डोपिंग करने से होगा क्या कि हम लोग को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होता है होल से। ठीक, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, और ज़्यादा उनका मोबिलिटी होगा होल के कम रीजन में, तो और अच्छे से क्या होगा, उनका कंडक्शन वगैरह होगा। ठीक, तो वही लिखे हैं कि Nd इज फर ग्रेटर देन Na। ठीक, अगर ये कंडीशन होता है हम लोग के पीएन जंक्शन डायोड में तो इस इक्वेशन को और छोटा किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, देन Na कैन बी नेग्लेक्टेड इन द सम टर्म। अगर भाई ये बहुत बड़ा है इससे Na से, तो ये जो सम टर्म है Na प्लस Nd आया, इसमें से हम Na को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इन दिस केस वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 20। तो अब जो इक्वेशन 20 होगा वो कैसा होगा उसको आगे लिखेंगे। ठीक ना, ये जो Na हो गया चाहे Nd हो गया, ये सब क्या है, जो डोनर हम लोग इम्प्योरिटी मिला है वही ना डोनर और एक्सेप्टर है, इम्प्योरिटी ने डोनर एक्सेप्टर है, ये तो आप सेकंड से हम पढ़े। ठीक, तो वही Na Nd लिखा होगा गया। क्लियर, यहाँ ना कोई डाउट है, आगे बढ़ें। ओके, तो चल रहे हैं, अब इसको आगे लिख देंगे और फिर हम लोग का वहीं पे ये वीडियो जो है फिनिश हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 20 में जो सम टर्म है Na प्लस Nd, उसमें Na को नेग्लेक्ट करेंगे तो हम लोग को एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन VB और ऊपर क्या हो जाएगा Nd अपान ई Na Nd और पूरे के पावर हाफ हो गया। अब इस Nd से Nd कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू बच जाएगा 2 एप्सिलॉन VB अपान ई Na और इसके पावर हाफ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए Na क्या है, जो इम्प्योरिटी है उसका कंसंट्रेशन है। ठीक, Na क्या है भाई, Na चाहे Nd आपके क्या होते थे, जो इम्प्योरिटी मिलाते थे उसी का ना कंसंट्रेशन होता था। ठीक, Na मतलब एक्सेप्टर का और जो Nd होता था वो क्या होता था, डोनर का। ठीक, यही होता था। तो अब यहाँ से देखिए क्या है, हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो Na के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जब इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो बैरियर की चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। तो लिखें कि फ्रॉम द एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज रीजन डिक्रीजेस एज इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगी, ये जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक ना, मतलब बैरियर की चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रहा है कि जिस रीजन में क्या होगा आपका इम्प्योरिटी ज़्यादा होगा उस रीजन में क्या होगी, बैरियर की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। क्लियर है चीज़। तो यहाँ तक आपको एग्जाम में मन करे तो लिख के आ सकते हैं। ओके,
यहाँ तक एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको मन करे तो आप इक्वेशन 20 पे भी अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में एन और वी का वैल्यू दे के पूछता है कि एक्स का वैल्यू बताइए, तो इस वजह से मैं ये फार्मूला निकलवा दिया, ठीक। जब एन एन डी वी तीनों देगा तब तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन जब दो वैल्यू दे एन और वी तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ता है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग जो टोटल विड्थ था उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए, ठीक। मतलब टोटल जो बैरियर की चौड़ाई थी उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। आपके एक फीडबैक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे अगले लेक्चर को एनर्जेटिक होकर बनाया जाता है, ठीक। आप जितना ही मोटिवेट करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट भी पाते रहेंगे। ओके, जितना अच्छा आप मोटिवेट करेंगे उतना ही डीपली मैं पढ़ाऊंगा, उतना ही चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँगा। अदरवाइज नहीं मोटिवेट करेंगे तो बंद भी कर सकता हूँ या उड़ा कर भी पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो जैसा आपको पढ़ना वैसा आप रिस्पॉन्स करिए ताकि आपको वैसा लेक्चर मिलता रहे। ओके, साथ ही साथ इस लेक्चर को अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।